तो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो सितंबर में एग्जाम है, तो आपने इस बार सही प्लेटफॉर्म चुना, सही जगह आए हैं, जहां पर आपको मिलियन में सब्सक्राइबर या मैराथन क्लासेस या फलाना ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर सीटेट के एग्जाम में यहाँ से परीक्षा में पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। तो लिख दीजिएगा इस बार कलम से क्रांति, जीत आपकी होगी, फतेह आपको मिलेगी सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है कि आपने एग्जाम परीक्षा के समय अपने बुद्धि, विवेक और प्रश्नों को यहाँ पर समझ लिया तो आप 120 अंक हासिल कर जाएंगे। चाहे आप फिर उसके बाद चाहे आप 100 किताबें पढ़ लीजिएगा, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस समय आपने प्रश्नों को समझा, विवेक का प्रयोग किया। आप बिना पढ़े भी सीटेट के एग्जाम में 120 अंक हासिल कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रश्नों को समझना होता। तो चलिए आज का पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है। एक शिक्षक बच्चों को केवल यह याद करने के लिए नहीं कहता कि 1857 का विद्रोह कब हुआ, बल्कि उनसे पूछता कि उस समय विभिन्न सामाजिक समूह की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों थी, है किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है, अधिगम मीन्स लर्निंग को बढ़ावा देता। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर शिक्षक हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि बच्चा सिर्फ यही पढ़ ले कि 1857 विद्रोह कब हुआ। वो चाहेगा केवल तथ्य याद नहीं करना, बल्कि कारण और अलग अलग दृष्टिकोण का विश्लेषण ही करवाना ही शिक्षक का यहाँ पर मेन उद्देश्य होता है, कि बच्चा हर इससे संबंधित हर क्षेत्र को यानी समझ सके, यानी ऐतिहासिक चिंतन और विश्लेषण कर सके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है असर्शन और रीजन से प्रश्न आया, क्योंकि सीटेट का सीबीएसई इस बार इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को रख भी रहा है, तो इनको आपको पढ़कर जाना ही है अगर इस बार आपको सीटेट में 120 अंक हासिल करने हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में निःशुल्क यहाँ पर मिल जाएगी। चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, ज्वाइन हो जाएगा। और उसके बाद अगर वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो जरूर आप वहाँ पर मांग सकते हैं, आपको तुरंत वहाँ पर पीडीएफ देती जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया, इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग विद्यार्थियों की समझ को बेहतर बना सकता है। देखिए प्राथमिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो भैया जैसे कि पुराने कुछ दस्तावेज हो गए, या कोई सिक्के हो गए, या यात्रियों का विवरण हो गया आदि, ये प्राथमिक स्रोतों में आ जाते हैं, तो विद्यार्थियों को समझ को बेहतर बना सकता है। रीजन, प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों के अतीत के प्रत्यक्ष प्रमाणों की व्याख्या करने का अवसर देता है। तो देखिए अगर सही बात है तो उसके क्या होता है, उनको अवसर मिलता है। तो अगर देखा जाए तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। इसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो प्रश्न रखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। सबसे उपयुक्त उदाहरण आपको बताना है। सीटेट के एग्जाम में आप चाहे बिल्कुल पढ़कर नहीं जाइएगा, चाहे आपने किताब भी ना खोली हो, बस उस समय आपने प्रश्नों को समझा, अपने विवेक का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया, तो 120 अंक आप हासिल कर जाएंगे। प्रश्न भले ही ना समझ में आए, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे बी के साथ। देखिए क्यों चले जाएंगे, देखिए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखना ही, ठीक है ना। देखिए अधिकतम खनिज निकालना, भैया ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इसको हटा दीजिएगा। आप चाहे बिना पढ़े गए हो, आप ये देखेंगे तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सी, सभी जंगलों की कृषि भूमि में बदलना, ये भी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना नहीं। यानी हमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य का भी हमें ध्यान रखना होगा, जो भी आवश्यकताओं को लेकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने पूछा जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं उस पर आपको विचार करना है। मानसून भारत कृषि को प्रभावित करता है। हाँ भैया करता है। अगर मानसून अच्छा होगा तो अच्छी किसान की फसल पौधा जो भी अच्छा होगा, और अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो कृषि को भी प्रभावित करेगा। भारत में सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में वर्षा होती नहीं भैया, ये हो ही नहीं सकता। आप खुद जान सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, बिना पढ़े भी जाएंगे, लेकिन बुद्धि विवेक आपको प्रयोग करना होगा। तो समान वर्षा नहीं होती है, कहीं ज्यादा वर्षा तो कहीं बिल्कुल, कहीं सूखा, ऐसा होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वर्षा की अनिश्चितता
कृषि के लिए चुनौती हो सकती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि निश्चित नहीं कि हर जगह एक ही जैसी वर्षा हो, तो इस वजह से हमारा पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे, लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया है, प्रश्न संख्या आपका पांचवा जो यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों के वर्षा के आंकड़े देखकर उनका मानचित्र बनाने को कहता है। ठीक है, शिक्षक कहता है विद्यार्थियों को। यह गतिविधि मुख्यतः किस कौशल को विकसित करती है? क्या केवल स्मृति को करती है? ऑप्शन सी केवल लेखन को करती है, केवल मौखिक को नहीं। आपको पता होना चाहिए, हमें बच्चों को हर क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से उनका कहा जाए जो ज्ञान है उनको अर्जित कराना है, हर क्षेत्र से उनको समझाना है। जो भी उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से चीज़ उनके सामने हो या उनको पूर्व ज्ञान हो, उसको जो उनके अंदर गलत कुछ चीज़ें हो उनको सही करना है। तो देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्थानिक विश्लेषणात्मक कौशल यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों के वर्षा के आंकड़ों को मानचित्र पर दिखाता, तो वह स्थानों के बीच में संबंध समझता और आंकड़ों का विश्लेषण करता है। इसलिए केवल याद करने की गतिविधि तो हो ही नहीं सकती दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और लोकतंत्र ऑप्शन ए है, यहाँ पर असर्शन दिया गया, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों तक सीमित रहती है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो जहां पर आप देख सकते हैं सीमित रहती है, तो भैया यहाँ से ही ऐसा लग रहा है कि ये रीजन ही कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपने जैसे इस लाइन को देखा है, इस जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि रीजन सही नहीं है, सीमित रहती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम पहले से हम समझ गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है ना, आर गलत है। क्यों? देखिए जो नागरिक है ना, चुनाव, चर्चा और जन भागीदारी अन्य यानी लोकतांत्रिक माध्यमों से भी यहाँ पर भाग ले सकता है, तो ये सीमित नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर रीजन यहाँ पर गलत है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7वां यहाँ पर दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भावना को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? धर्मनिरपेक्षता की भावना को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है, यानी 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि देखिए सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं कि सभी धर्मों के प्रति हमें समान व्यवहार करना ही होता है। सभी धर्म को बराबर ही, यानी कहा जाए किसी के साथ भेदभाव नहीं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, सभी धर्मों के प्रति राज्य समान व्यवहार करता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है किसी एक धर्म को दे दिया या उस धर्म को नहीं दिया, तो ऐसा नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो पूछा जा रहा है प्रश्न आपके सामने, एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, यदि किसी गांव में पानी की कमी हो जाए तो इसका सबसे अधिक प्रभाव किन लोगों पर पड़ सकता है और क्यों? यह प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार की सोच विकसित करता है? क्योंकि जब विद्यार्थी से मतलब शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा, तो किसको प्रभाव करते हैं, यानी किस प्रकार की सोच विकसित करता है, हमें आप दिखाना है। क्या रटने की सोच को विकसित करता है? ना भैया, केवल परिभाषा याद की सोच विकसित करता नहीं, केवल तथ्यात्मक ज्ञान की सोच विकसित करता नहीं, कारण, परिणाम और सामाजिक विश्लेषण की सोच विकसित करता है उस। ठीक है ना, जो प्रश्न यहाँ पर शिक्षक ने पूछा विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों में कारण, परिणाम और सामाजिक विश्लेषण की सोच को यहाँ पर विकसित करता है, इसलिए शिक्षक ने यहाँ पर विद्यार्थियों इस प्रकार का प्रश्न को पूछा है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है आपके सामने, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर सूची है, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, महाजनपद और गुप्त काल। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर मैच करना है। देखिए अब हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आप हो जाएगा नगर नियोजन। देखिए हड़प्पा सभ्यता में सभी चीज़ें पहले से प्री प्लान होती थी, नगर को लेकर पहले से व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जल निकासी को लेकर पहले से ही सारी चीज़ें तय होती थी, एक कहा जाए व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो कला विज्ञान की उन्नति से संबंधित है। ठीक है ना। महाजनपद की अगर बात करें तो ये भैया संबंधित था प्रारंभिक राज्य
है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राथमिक राज्यों के विकास से जुड़ा हुआ था महाजनपद। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और अगर गुप्त काल की यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा लो प्रौद्योगिकी से संबंधित था। ठीक ना, तो गुप्त काल में कला विज्ञान और साहित्य की महत्वपूर्ण विकास यहाँ पर हुआ था, आपको यह भी ध्यान में रखना। गुप्त काल लो प्रौद्योगिकी यहाँ पर हो जाएगा, डी का फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ये यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से आता है, मौर्य समाज से आता है, गुप्त काल से आता है, महाजनपद से भी आता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना इनके बारे में और ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं तो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। तो देखिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होने के पीछे कौन सा कारण हो सकता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है तो क्या हो सकता है, केवल जलवायु, केवल रोजगार या केवल भूमि आकार। नहीं, प्राकृतिक और सामाजिक आर्थिक दोनों कारक यहाँ पर होंगे, जो बिल्कुल उपयुक्त आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। देखिए किसी स्थान की जनसंख्या केवल एक कारण से निर्धारित नहीं होती है। जलवायु या जल की उपलब्धता, भूमि, रोजगार या परिवहन या ऐसी अन्य सुविधा सभी जनसंख्या को यहाँ पर क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पर अगर उत्तर देखा जाए तो सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया, सेशन में दिया गया, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों के अनुभवों को शामिल करना उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? विद्यार्थी दैनिक जीवन के अनुभव सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को समझने में सहायता कर सकते हैं। तो भैया बिल्कुल बात सही है, और ऑप्शन दोनों यानी रीजन तो दिया गया सही है, दोनों सही आ रही की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, ये सहायता करता है इसी वजह से। ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र कौशल का उदाहरण है? मानचित्र कौशल का उदाहरण है तो भैया यहाँ पर अगर बात करें तो भैया ऑप्शन बी के साथ रहेंगे, अक्षांश देशांतर की सहायता से पहचानना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए मानचित्र के कौशल में केवल राज्यों के नाम याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अक्षांश, देशांतर, दिशा, आपने देखा होगा स्केल, सिंबल की सहायता से स्थानों को समझना वास्तविक मैप स्किल होती है, ये आप सभी जानते हैं मैप स्किल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया, यदि किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के कार्यों को केवल उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग निर्धारित किया जाता है तो शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ किस अवधारणा पर चर्चा करनी चाहिए? केवल जनसंख्या, केवल संसाधन, केवल जलवायु? नहीं, लिंग और लैंगिक भूमिकाएं पर यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है 14वें में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन संरक्षण का उचित तरीका है? भैया तो हम यहाँ पर बात करें वर्षा का जल संचयन ही बिल्कुल सही है, यानी सीधी बात है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15वां यहाँ पर दिया गया, एक शिक्षक दो विद्यार्थियों को एक ही ऐतिहासिक घटना के अलग अलग विवरण देता है, उनसे दोनों स्रोतों की तुलना करने को कहता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया अलग एक ही ऐतिहासिक घटना का अलग अलग विवरण देता है और उनसे दोनों स्रोतों की तुलना को करने को कहता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है ये जो एक शिक्षक का? तो भैया क्या उत्तर को रटवाना? ना भैया, केवल लिखने की गति बढ़ाना ना, केवल तिथियां याद करना नहीं, स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना ही मेन उद्देश्य यहाँ पर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अगर बात किया इससे क्या होगा कि वो अच्छी तरीके से सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, वो सीखेंगे, और जो कि कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा भारतीय संघवाद का सबसे अच्छी तरह समझता है? कथन कौन सा कथन भारतीय संघवाद को सबसे अच्छी तरीके से समझता है? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 की, तो हम चले जाएंगे बी के साथ। ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बी के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या 17वां है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, यदि किसी क्षेत्र में सड़क, अस्पताल, विद्यालय की सुविधा कम हो
तो वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह प्रश्न मुख्यतः किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, तो क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देखिए अगर हम यहाँ बात करें बहुआयामी सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, ठीक है ना, को बढ़ावा यहाँ पर देखता है, बहुआयामी सामाजिक आर्थिक विश्लेषण। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सड़क, अस्पताल, विद्यालय जैसी सुविधा किसी भी क्षेत्र के अगर हम बात करें लोगों के स्तर और अवसरों को साफ तौर पर प्रभावित करती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को समस्या को केवल ज्योग्राफी या सिविक्स के नज़रिए से नहीं बल्कि हर पहलुओं से कई पहलुओं से देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए, विद्यार्थियों को, समस्या को, ठीक है ना, हर पहलुओं से देखना चाहिए। तो यहाँ पर बहुआयामी सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, हर पहलुओं से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, देखिए आपको मैच करना है यहाँ पर मौलिक अधिकार और ये सारी चीज़ें दी गई। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो समानता, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता। स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो भैया ग्राम पंचायत हो जाएगा। न्यायपालिका की अगर बात करें तो भैया सीधी सी बात है आपका विवादों का निपटारा करती है। चुनाव की अगर बात करें तो भैया सीधी सी बात है प्रतिनिधि चुनना। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही विकल्प आपका। ए के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इनके बारे में, इस प्रकार के प्रश्नों की डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। मौलिक अधिकार, स्थानीय सुशासन, न्यायपालिका, चुनाव से संबंधित तमाम जो भी इसमें चीज़ें सम्मिलित होती हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19वां यहाँ पर दिया गया, पूछा जा रहा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि दो विद्यार्थी एक किसी ऐतिहासिक घटना को अलग अलग व्याख्या करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए दो विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना की अलग अलग व्याख्या करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल एक विद्यार्थी को सही घोषित करना चाहिए, नहीं भैया ये तो बिल्कुल गलत है। चर्चा बंद करने से कहिए नहीं बिल्कुल गलत है। केवल पुस्तक का उत्तर लिखवाते ना, नहीं, दोनों से अपने तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करने को कहना चाहिए कि आप जो एक ही घटना, ऐतिहासिक घटना को अलग अलग क्यों दे रहे हैं, आपके पास क्या तर्क हैं, क्या प्रमाण है, ताकि सारी चीज़ें उनके समक्ष क्लियर हो सके कि कौन सही है कौन गलत है। ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एविडेंस सीधी तरीके से होता है और जिससे जो और भी विद्यार्थी होंगे वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे जो अलग अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पर घटना को लेकर बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। असर्शन यहाँ पर दिया गया, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कौशल, शिक्षण केवल तथ्यों को याद कराना तक सीमित नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण केवल तथ्यों को याद कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए। रीजन, सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में प्रमाणों का विश्लेषण, तर्क प्रस्तुत करने और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित कर सकता है। हाँ भैया अगर हम देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सीमित नहीं होना चाहिए। अगर देखिए आपको प्रश्न में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो सीमित, आप खुद समझ सकते हैं, विवेक लगाएंगे प्रश्न समझेंगे, सीमित नहीं होना चाहिए। और रीजन जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों प्रमाणों का विश्लेषण, तर्क प्रस्तुत करने, विभिन्न दृष्टिकोण समझने की क्षमता विकसित करता है। वाकई में करता है, यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन एक मार्क पीछे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर जाएंगे, ये गलत है। ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। और उत्तर में अगर हम यहाँ पर सारी चीज़ें उत्तर दिए गए हैं और ये पीडीएफ मैं अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको वहाँ चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में लिंक नहीं यानी ये पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप जरूर मांग लीजिएगा, आपको तुरंत वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।